नमस्कार दोस्तों, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET 2026 इज आवर मिशन। मैं डॉक्टर जयश्री देशमुख आपके लिए लेकर आई हूँ CTET 2024 पेपर 1 सेट H CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, भाग 1। CDP पर 30 PYQs आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। एक्सप्लेनेशन विल बी इंग्लिश एंड इन हिंदी। चलो शुरू करते हैं। दिस इज क्वेश्चन पेपर 2024 सेट H पार्ट 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। 1 to 30 क्वेश्चंस हम स्टडी करने जा रहे हैं। प्रश्न पहला, मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर typically attribute success to dash dash and failure to dash dash। मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर यानी कि प्रज्ञावान विद्यार्थी जो है वो अपने सक्सेस का श्रेय किस एट्रीब्यूट को देते हैं और फेल्यूर का श्रेय किस एट्रीब्यूट को देते हैं। अभी यहाँ जो भी ऑप्शंस है, एबिलिटी एंड गुड लक, एबिलिटी एंड एफर्ट, एबिलिटी एंड गुड लक, एबिलिटी एंड एफर्ट। गुड लक तो नहीं है तो एबिलिटी एंड एफर्ट, सक्सेस का श्रेय तो एबिलिटी और एफर्ट्स को भी होना चाहिए। तो आइदर सेकंड और फोर्थ विल बी द आंसर। So out of these two, it depends on the second answer, failure to। So अपने failure का जो भी रीजन है वो क्या होगा? Insufficient effort नहीं बताते हो, क्योंकि insufficient effort यानी अपर्याप्त कोशिश अगर वो कहेंगे तो क्या होगा कि अपने आप को डिसमोटिवेट करेंगे। इसलिए अपने फेल्यूर का जो भी रीजन है वो बैड लक बताते हैं। इसलिए मास्टर ओरिएंटेड लर्नर टिपिकली एट्रीब्यूट सक्सेस टू एबिलिटी एंड एफर्ट्स एंड फेल्यूर टू बैड लक। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। Second question, which of the following statement represent proximo-distal principle of development? Options are development is multidirectional and multidimensional. Identical twins living in different cultures can develop at different rates. Children develop living in different cultures can develop at different rates. Children develop ability to grasp the ball before putting the bits in thread. Third is the correct answer. मोतियों के धागों में पिरों से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं, क्योंकि प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल जो है ये प्रिंसिपल ये बताता है कि जब भी बच्चों की डेवलपमेंट होती है तो डेवलपमेंट बॉडी के सेंट्रल पार्ट से स्टार्ट होती है और फिर वो पेरिफेरल पार्ट्स पर जाती है। इसलिए बच्चा पहले गेंद पकड़ने को सीखता है और बाद में बाकी जो मोटर स्किल है वो सीखता है। इसलिए थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की, children speak to themselves to add thought for self-regulation. According to Vygotsky, children speak to themselves. Vygotsky के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। स्वयं से बात करते हैं किस लिए करते हैं? टू ऐड थॉट फॉर सेल्फ रेगुलेशन। उनकी जो विचार प्रक्रिया है, उनका जो सेल्फ कंट्रोल है, वो सेल्फ कंट्रोल में एडिशन करने के लिए वो स्वयं से बात करते हैं। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। Fourth question, challenges in social communication are evident in attention deficit hyperactivity disorder, cerebral palsy, autism spectrum disorder. Third is the correct answer. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये जो डिसऑर्डर है इस डिसऑर्डर में बच्चों को कौन सी दिक्कत होती है? ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है हमारे ब्रेन की, और इस कंडीशन में बच्चों को सोशल एक्टिविटी में भाग लेना या सोशल कम्युनिकेशन करना, इस चीज में दिक्कत होती है। इसलिए थर्ड इज द करेक्ट आंसर।
According to Vygotsky's theory of learning and development, which of the following is an scaffolding? वाइगोट्स्की की थ्योरी में सेकंड क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में आया है. वाइगोट्स्की की थ्योरी में स्कैफोल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. Breaking the task into smaller steps and providing support as needed. This is the correct answer. First one. किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करना. स्कैफोल्डिंग मीन्स व्हाट? वाइगोट्स्की की थ्योरी में उन्होंने बताया है कि स्कैफोल्डिंग मीन्स जब भी टीचर हो या पेरेंट्स हो, बच्चा जब भी कोई स्किल सीखता है या कोई पढ़ाई करता है, जब भी उसे जरूरत होती है तो उसे सहायता की जाती है, और जब भी वो सीखता है तो सहायता निकाल लेते हैं. इसे स्कैफोल्डिंग कहा जाता है. इसलिए ब्रेकिंग द task down into smaller steps and providing support as needed. So first is the correct answer. Dysgraphia is characterized by. डिस्ग्राफिया इज लर्निंग डिसेबिलिटी. जो भी बच्चों में लर्निंग में दिक्कत होती है इसे लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं. लर्निंग डिसेबिलिटी के कई प्रकार होते हैं, उसमें डिस्ग्राफिया ये डिसेबिलिटी, ये लर्निंग डिसेबिलिटी जिन बच्चों में होती है उन बच्चों को लिखने में दिक्कत होती है. इसलिए सेकंड इज द करेक्ट आंसर. डिफिकल्टीज इन राइटिंग, लिखित कार्य में चुनौती. जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे सीटीईटी में, इंग्लिश क्वेश्चन भी पढ़ो, हिंदी क्वेश्चन भी पढ़ो. क्या होता है कि जब भी आप हिंदी क्वेश्चन पढ़ते हैं कभी कभी आपको समझ में नहीं आता, इंग्लिश भी पढ़िए, इसलिए आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी. क्वेश्चन 7. इन ऑर्डर टू हेल्प स्टूडेंट्स टू बिकम गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, A teacher should emphasize on practice of. अगर बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए, इसलिए टीचर को क्या करना चाहिए? फोकसिंग ऑन इंफॉर्मेशन दैट कन्फर्म्स एग्जिस्टिंग बिलीफ्स एंड preconceptions. Approaching problems in particular fixed fashion. Breaking large complex problems into smaller manageable problems. Third is the correct answer. अगर बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखना है तो उस टीचर ने क्या करना चाहिए? टीचर ने उस प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स पार्ट को सिंपल पार्ट्स बनाकर उसके सामने रखने चाहिए, और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप वो प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8. assertion and reason. Each question paper of CET assertion and reason CDP में कम से कम 4 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जहां assertion यानी कोई सेंटेंस दिया जाता है, कोई कथन दिया जाता है, अभिकथन दिया जाता है और उसका रीजन दिया जाता है. अभी यहाँ assertion यानी सेंटेंस क्या है, कथन क्या है? टीचर शुड यूज मल्टीसेंसरी मटेरियल्स. मल्टीसेंसरी मीन्स depends on all sensory organs, visual, audible, which makes movements, to cater the needs of students in inclusive classroom. inclusive classroom यानी क्या? सभी प्रकार के बच्चों को जहां शिक्षा दी जाती है उस क्लास को inclusive classroom कहते हैं. जिनको लिखने की दिक्कत है, जिनको देखने की दिक्कत है, जिनको सुनने की दिक्कत है, ऐसे सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, उसे inclusive classroom कहते हैं. तो ये जो है ये assertion है. टीचर शुड यूज मल्टी सेंसरी मटेरियल्स टू कैटर द नीड्स. कैटर द नीड्स यानी फुलफिल द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स. बच्चों की जो भी जरूरतें हैं वो पूरी करने के लिए टीचर ने मल्टी सेंसरी मटेरियल का यूज करना चाहिए. रीजन क्या है? इंक्लूसिव क्लासरूम शुड अडॉप्ट standardization curricular materials as well as assessment strategies. इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचर ने स्टैंडर्डाइजेशन यानी प्रमाणित किया हुआ मटेरियल और असेसमेंट स्ट्रेटेजीज यूज करनी चाहिए. ऑप्शन है ऑप्शन 1 ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. दिस इज द करेक्ट आंसर. पहले ऑप्शन में आपको अपना आंसर मिल गया. पहला जो है सेंटेंस जो है वो करेक्ट है. इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचर को मल्टी सेंसरी मटेरियल यूज करना चाहिए. मगर दूसरा रीजन जो दिया गया है वो रीजन फॉल्स है. रीजन्स स्टैंडर्डाइजेशन करिकुलर मटेरियल और असेसमेंट स्ट्रेटेजीज. असेसमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में असर्शन में तो कुछ दिया नहीं है, और
और स्टैंडर्डाइजेशन की कोई जरूरत, स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए मगर वो इंक्लूसिव क्लासरूम के हिसाब से चाहिए, इसलिए आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू, कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी रचनात्मक व्यू, रचनावादी दृष्टिकोण से, इंडिविजुअल आर पैसिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल इवेंट्स, व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होते हैं। इंडिविजुअल्स आर कंडीशन टू लर्न न्यू बिहेवियर, नया बिहेवियर सीखते हैं। लर्निंग इज एक्सटेंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग करंट अंडरस्टैंडिंग, दिस इज द करेक्ट आंसर। कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू, रचनावादी दृष्टिकोण क्या है कि यहाँ लर्नर का जो भी लर्निंग है वो एक्सटेंड होता है, वो विस्तारित होता है और ट्रांसफॉर्म होता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 10, assertion and reason. See, second question is on assertion and reason. अभी assertion यानी कथन क्या है? Effective teachers familiarize themselves, अपने आप को फैमिलियराइज करते हैं किससे? विथ डेली लाइव्स एंड सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड्स ऑफ लर्नर। बच्चों का डेली लाइफ, डेली जो लाइफ है और उनका जो सोशल कल्चर है उससे अपने आप को फैमिलियराइज करते हैं। रीजन क्या है? लर्निंग टेक्स प्लेस इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। ऑप्शन ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। आर तो फॉल्स नहीं है क्योंकि लर्निंग तो सोशल कॉन्टेक्स्ट में ही होनी चाहिए। लर्निंग टेक्स प्लेस वेल इन डेमोक्रेसी, सामाजिक संदर्भ से सीखना होता है। सेकेंड, बोथ ए एंड आर फॉल्स, इट इज रॉन्ग। थर्ड, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दिस इज द करेक्ट आंसर। ए सही है क्योंकि टीचर को बच्चों के डेली लाइफ से, उनके सोशल कल्चर से फैमिलियर तो होना ही चाहिए। और रीजन क्या है? लर्निंग टेक्स प्लेस इन सोशल कंटेक्स्ट, लर्निंग जो है वो सामाजिक संदर्भ में होता है। इसका मतलब ये दोनों भी असर्शन और रीजन दोनों भी करेक्ट है और आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए। मीनिंगफुल लर्निंग इज प्राइमरीली नॉट अबाउट, read carefully, मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन यानी जानकारी से रटना, मेमोराइज करना, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज ज्ञान का निर्माण करना, डेवलपिंग स्किल्स कौशल का विकास करना। लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग मीन्स व्हाट? अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज भी होना चाहिए, डेवलपिंग स्किल भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या नहीं है? मेमोराइजिंग नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द आंसर, फर्स्ट वन। थर्ड क्वेश्चन असर्शन और रीजन पे आया हुआ है। रीजन असर्शन है, टीचर शुड एनकरेज बॉयज ऑफ हर क्लास टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स व्हाइल असाइनिंग आर्ट डेकोरेशन टू गर्ल्स। टीचर ने क्या किया? यहाँ बॉयज को स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना बोला है, करने के लिए बोला है, और गर्ल्स को आर्ट डेकोरेशन के लिए बोला है। ये तो गलत है, इसका मतलब असर्शन ही रॉन्ग है। रीजन, children acquire gender roles primarily because of underlying biological differences, ये भी गलत है। बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से बच्चे को जेंडर रोल्स प्राइमरीली तो मिलता नहीं है, इसलिए दोनों भी गलत है। सेकेंड आंसर इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड आर फॉल्स। थर्ड, kinesthetic learners prefer to learn through kinesthetic learners। kinesthetic learner ये कॉन्सेप्ट हवार्ड गार्डनर ने बताई हुई है। हवार्ड गार्डनर ये जो साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने 8 प्रकार के इंटेलिजेंस बताए हुए हैं। इसमें kinesthetic इंटेलिजेंस आई हुई है। तो kinesthetic इंटेलिजेंस लर्नर क्या करते हैं, क्या प्रेफर करते हैं? सीइंग, टचिंग, डूइंग, मूविंग, लिसनिंग, डूइंग एंड मूविंग। kinesthetic इंटेलिजेंस मीन्स कौन से इंटेलिजेंस होते हैं? स्पोर्ट पर्सन्स होते हैं, नर्तक होते हैं, गायक होते हैं, जो अपनी बॉडी की मूवमेंट से और एक्शन से सीखते हैं, उन्हें काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, काइनेस्थेटिक लर्नर्स बोला जाता है। इसलिए थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू हवार्ड गार्डनर पर ही सेकेंड क्वेश्चन आया है, देखिए। अकॉर्डिंग टू हवार्ड गार्डनर, while a scientist would exhibit high dash dash intelligence, साइंटिस्ट के पास कौन सा इंटेलिजेंस होता है? एंड स्कल्प्टर
यानी शिल्पकार, मूर्तिकार, उनके पास कौन सा इंटेलिजेंस होता है? वुड हैव हाई इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक एंड स्पेशल नहीं है, ट्रांसडक्टिव एंड स्पेशल नहीं है, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल साइंटिस्ट के पास होता है, बॉडीली एंड काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस स्कल्प्टर के पास होता है, मूर्तिकार के पास होता है। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। इंक्लूजन नीड्स टू बी प्रमोटेड थ्रू, सी इंक्लूसिव क्लासरूम पर एक क्वेश्चन हमने देखा है, अभी फिर से इंक्लूजन आया हुआ है, मीन्स इंक्लूसिव एजुकेशन पर ये सेकंड क्वेश्चन है। फ्लेक्सिबल करिकुलम, कोऑपरेटिव लर्निंग, सिग्रेगेशन एंड लेबलिंग, असेसिबिलिटी एंड बिल्डिंग। तो हमारे जो ऑप्शन है इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट है? फ्लेक्सिबल करिकुलम तो चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, कोऑपरेटिव लर्निंग भी चाहिए, कोऑपरेटिव यानी सहयोगात्मक अधिगम, सहयोगी अध्ययन। असेसिबिलिटी, असेसिबिलिटी मीन्स क्या कि लर्निंग शुड बी असेसिबल टू एवरीवन। जिन्हें सुनने की दिक्कत है, जिन्हें देखने की दिक्कत है, जिन्हें चलने की दिक्कत है, जिन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी है, वो सबको अपने बॉडी डिसेबिलिटी, बॉडी के जो भी उनके प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सीखने में बैरियर्स नहीं होनी चाहिए, सबके लिए एजुकेशन एक्सेसिबल होना चाहिए। तो ये तीनों जो है ये इंक्लूसिव एजुकेशन में आने चाहिए। सो inclusive education needs promotion of flexible curriculum, cooperative learning and accessibility of building. First, second and fourth is the correct answer. Children learn better if they experience. कौन सा एक्सपीरियंस लेने के बाद चिल्ड्रन अच्छी तरह से सीखते हैं? लो लेवल ऑफ अलर्टनेस ड्यूरिंग एक्टिविटी, ये तो नहीं हो सकता, लो लेवल ऑफ अलर्टमेंट में बच्चे सीखेंगे ही नहीं। मॉडरेट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट टू लर्न, मॉडरेट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट यानी सीखने के वक्त अगर उनके पास उत्साह होगा, उनके पास मोटिवेशन होगा तो भी वो सीख पाएंगे, इसलिए सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 17 फिर से असर्शन और रीजन पे क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 to 6 years शुड नॉट बी प्रेशराइज्ड टू राइट प्रॉपरली एंड विद इन द लाइन्स। टीचर हमेशा बच्चों को प्रेशराइज करते हैं, राइट इन गुड हैंड, राइट प्रॉपरली, अच्छी तरह से लिखिए, लाइन्स पर लिखिए। रीजन, चिल्ड्रन गेन कंट्रोल ऑफ फाइनर मोटर स्किल्स फ्रॉम 5 to 6 years ऑनवर्ड्स। अभी असर्शन क्या है कि 5 to 6 years के बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि आप अच्छी तरह से लिखो। और रीजन क्या है, 5 to 6 year के बाद ये जो फाइन मोटर स्किल जो है डेवलप होना शुरू हो जाता है और उस पर बच्चे कंट्रोल पा लेते हैं। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ए ट्रू है मगर आर तो फॉल्स भी नहीं है, बोथ ए एंड आर फॉल्स, दोनों भी फॉल्स नहीं है, दोनों भी राइट है। Third, both A and R are true. R is the correct explanation of A. So this is the correct answer. दोनों भी सही है। 5-6 साल के बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, मगर 5-6 साल के अंडर एज, 5-6 साल के बिलो के जो भी बच्चे हैं, उसके 5-6 साल से छोटे जो बच्चे, उनको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। और रीजन क्या बताता है कि 5-6 साल के बाद बच्चे फाइन मोटर स्किल डेवलप करते हैं, कंट्रोल पा लेते हैं, इसलिए थर्ड इज द करेक्ट आंसर। Children often come up with their own explanations of events around them. On being probed as to why does it rain, Sia says, God was tired of carrying buckets of water on his shoulder. Such explanation. बच्चे अक्सर क्या करते हैं, अपने आसपास की घटनाओं को अपनी व्याख्या में लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है ये अगर पूछा जाए तो सिया ने क्या कहा है, भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके थे, ऐसी व्याख्याएं बताते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों के पास उतनी समझ नहीं होती है, वो उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। वो आजू बाजू के और आसपास के लोग जो भी घटनाएं बताते हैं, जो भी कुछ डिस्कशन करते हैं, उस पर बच्चे बिलीव करते हैं और वही अपना अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, इसलिए फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। Indicate that children have
naive understanding rooted in their cultural context with which they try to understand events. इसलिए बच्चों को जो भी इवेंट्स है उनका रीजन बताना चाहिए. Piaget described cognitive development as occurring in. Options are continuous continuum, 4 overlapping cultural specific stages, 4 quantitatively different stages, 3 progressive levels. 4 quantitative different stages. पियाजे, जीन पियाजे इन्होंने जो भी अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आपके सामने प्रस्तुत की हुई है, उस थ्योरी में उन्होंने 4 स्टेजेस बताया है. जो 4 स्टेजेस है, SPCF, S मीन्स सेंसरी मोटर स्टेज है, P मीन्स प्री ऑपरेशनल स्टेज है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है. जो भी बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है वो 4 स्टेज में होती है, इसलिए 3rd इज द करेक्ट आंसर. During playtime at school, Rishabh, a 7-year-old boy, picked a doll to play with. 7-year-old boy ने क्या किया? खेलने के लिए डॉल ले ली. Some of his peers made fun of him and his choice of toy. बाकी बच्चों ने उस पर क्या किया? मजाक किया उसका, क्योंकि उसने खेलने के लिए डॉल ले ली. As a teacher who wants his students to grow up with gender role flexibility, which of the following would be best response to the situation by the teacher? अगर टीचर को बच्चों को जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी सिखाना है तो टीचर ने क्या करना चाहिए? टॉक टू ऋषभ दैट डॉल्स आर सुटेबल फॉर गर्ल्स. ऋषभ को बताना चाहिए कि डॉल्स सिर्फ गर्ल्स के लिए हैं, ये रॉन्ग होगा, ऐसे नहीं बताना चाहिए. टेल ऋषभ दैट ही शुड प्ले विथ समथिंग एल्स. ऋषभ को ऐसा बताना चाहिए कि उसने दूसरा खिलौना लेना चाहिए, ये भी रॉन्ग है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए. Let Rishabh play with doll and tell other children that they can also choose any toy of their choice. This is the correct answer. टीचर ने ऋषभ को उस डॉल के साथ खेलने के लिए अलाउड करना चाहिए और बाकी बच्चों को बताना चाहिए कि आपको जो भी खिलौना पसंद आए आप उसे चूज कर सकते हैं. इसलिए 3rd इज द करेक्ट आंसर. In developmental terms, a time frame where an individual upholds an amplified sensitivity to particular incentives for developing particular skills to function in an efficient manner is referred to as dash dash of development. जो भी डेवलपमेंटल स्टेजेस होती है बच्चों की, उन डेवलपमेंटल स्टेजेस में कभी कभी इंडिविजुअल का सेंसिटिविटी का स्टेज आता है. सेंसिटिविटी यानी क्या? जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस है, एनवायरमेंटल इवेंट्स है, बाकी के लोगों के शब्द, बाकी के लोगों का बिहेवियर, जो भी वो देखता है उसका परिणाम उस लर्नर पर होता है, उसका परिणाम बच्चों पर होता है और उससे वो प्रभावित हो जाता है. ये जो पीरियड है, अगर वो प्रभावित हो गया तो उसका जो भी सीखने का टर्न है वो चेंज हो जाता है. ये जो पीरियड है, इस पीरियड को क्या कहा जाता है? तो ये पीरियड है, इंसेंटिव नहीं है, स्टिमुलस नहीं है, इसे क्रिटिकल पीरियड कहा जाता है. द 3rd इज द करेक्ट आंसर. In order to cater the needs of students struggling with attention deficit hyperactivity disorder. अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एक न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल स्टेज है. हमारे ब्रेन की एक डेवलपमेंटल स्टेज है. इस स्टेज में टीचर को क्या अवॉइड करना चाहिए? क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शंस एंड मेकिंग नॉइसेस, फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलर मटेरियल एंड इंस्ट्रक्शंस, breaking the task into small easily manageable parts, using multi-sensory materials. हमें पहले अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर क्या है ये मालूम होना चाहिए. ADHD यानी अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में डिसऑर्डर जो भी बच्चों में होती है, वो बच्चे अपने लर्निंग पर फोकस नहीं कर पाते, अपने प्लेस पर 5 मिनट भी एक जगह बैठ नहीं पाते. वो अगर टीचर कुछ बता रहे तो सुनने में उन्हें दिक्कत होती है,
5 मिनट भी वो सुन नहीं पाते, हमेशा मूवमेंट करते हैं, इधर उधर घूमते हैं क्लास में, टीचर को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ अगर डील करना है तो टीचर को क्या करना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन और नॉइस अवॉइड करना चाहिए। क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शंस एंड मेकिंग नॉइसेस इन द क्लास, अगर वो अवॉइड करे तो ये बच्चे कम से कम 5 या 6 मिनट तक टीचर का सुन सकेंगे या अपनी जगह बैठ पाएंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग आर्ग्यूड दैट, लॉरेंस कोहलबर्ग जिन्होंने अपनी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी प्रस्तुत की हुई है, लॉरेंस कोहलबर्ग आर्ग्यूड दैट moral development in children occurs in a continuous manner. There is cultural differences in moral reasoning of children. Moral development occurs progressively in stages. So this is the correct answer. Moral development occurs progressively in stages. लॉरेंस कोहलबर्ग इन्होंने moral development की 3 stages बताई हुई है। पहली जो स्टेज है प्री कन्वेंशनल स्टेज, दूसरी जो स्टेज है कन्वेंशनल स्टेज, और तीसरी जो स्टेज है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो जो भी मॉरल डेवलपमेंट होती है बच्चों की, ये इन 3 स्टेज में प्रोग्रेसिवली स्टेप बाय स्टेप होती है, इसलिए थर्ड इज द करेक्ट आंसर। At which level of Kohlberg's moral development? Second question on Kohlberg. Does individual's ethical behavior mainly depends on the mindset that what do people think of me? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये जो भी सोच है बच्चों की, वो कौन से स्टेज में डेवलप होती है? ऑप्शंस है पोस्ट कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल। कन्वेंशनल इज करेक्ट आंसर। कन्वेंशनल स्टेज में जब भी बच्चे होते हैं तो कन्वेंशनल स्टेज में लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सोच डेवलप होती है। 25th question. According to Jean Piaget, child who is unable to understand logic behind simple mathematical reversal such as 4 plus 5 equal to 9, 9 minus 5 equal to 4, it is because जीन पियाजी पर सेकंड क्वेश्चन आया हुआ है। जीन पियाजी इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर अपनी थ्योरी प्रस्तुत की हुई है। इस थ्योरी में उन्होंने 4 स्टेजेस बताए हैं। इन 4 स्टेजेस में ये जो है 4 plus 5 equal to 9, 9 minus 5 equal to 4, ये रिवर्सिबल स्टेज है मैथमेटिक्स का। और ये इरिवर्सिबिलिटी प्रोसेस अगर बच्चों के समझ में नहीं आई तो उन्हें ये सॉल्व करने में वो अनेबल होंगे, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इरिवर्सिबिलिटी। जीन पियाजे ऐसे बताते हैं कि अगर बच्चों को ये स्टेप समझ में नहीं आएगी, प्रोसेस समझ में नहीं आएगी, तो वो ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए इरिवर्सिबिलिटी इज द करेक्ट आंसर। Now again, 26th question is on assertion and reason. 4th question, see. Assertion is teachers should distance themselves from students and place primary responsibility for learning on them only. इसका मतलब क्या है कि टीचर ने बच्चों से कुछ दूर रहना चाहिए और उनकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ बच्चों को सिखाने की। ये तो गलत है। अगर उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सिखाने की होगी तो वो बच्चों से दूर रहकर सिखा नहीं पाएंगे, ये तो गलत है। रीजन, लर्निंग टेक्स प्लेस इफेक्टिवली इन ऑथोरिटेटिव रादर देन डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट, ये भी गलत है। लर्निंग डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में यानी लोकतंत्रात्मक एनवायरनमेंट में अच्छी होती है, ऑथोरिटेटिव एनवायरनमेंट में तो अच्छी होती नहीं। इसलिए ये जो है असर्शन और रीजन दोनों भी गलत है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड आर फॉल्स। अभिकथन और कारण दोनों भी गलत है। फिर से असर्शन और रीजन पे क्वेश्चन है, देखिए। स्कैफोल्डिंग मींस वाइगॉट्स्की। स्कैफोल्डिंग इज द कॉन्सेप्ट गिवन बाय वाइगॉट्स्की। स्कैफोल्डिंग प्रोवाइडेड बाय द टीचर्स हिंडर्स लर्निंग प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन। स्कैफोल्डिंग तो लर्निंग प्रोसेस को हिंडर नहीं करता, इसका मतलब असर्शन गलत है।
Reason. Lev Vygotsky proposed that children learn independently by acting upon manipulating the environment. Reason भी गलत है. इसका मतलब हमारा जो सेकंड ऑप्शन है, दिस इज करेक्ट ऑप्शन. बोथ ए एंड आर आर फॉल्स. क्योंकि स्कैफोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग यानी टीचर बच्चों को जब भी मदद चाहिए उस वक्त मदद या सहयोग देते हैं, और जब भी बच्चा सीखता है तब अपना मदद वापस लेते हैं. Which of the following correctly describes extrinsic motivation? Extrinsic motivation यानी बाहरी अभिप्रेरणा. बाहर से जो भी बच्चों को मोटिवेशन मिलता है वो है extrinsic motivation. Options are motivation that comes from environmental consequence. Here we got our answer. First, environment से जो भी बच्चों को motivation मिलता है, this is the extrinsic motivation. 29th question. Two important cognitive development milestones. कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये पियाजे ने दिया हुआ कॉन्सेप्ट है और उसमें दो माइलस्टोन है. तो माइलस्टोन क्या है? माइलस्टोन्स ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर. कौन से दो माइलस्टोन्स है? एनिमिज्म एंड ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं है, क्लासिफिकेशन एंड सेरिएशन भी नहीं है, ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड डिफर्ड इमिटेशन. दिस इज द करेक्ट आंसर. ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी बच्चा जब भी अगर कोई चीज हम बच्चों को दिखाए और वो चीज जब भी उसके सामने से हम कहीं दूर ले जाते हैं तो उसे लगता है कि ऑब्जेक्ट है ही नहीं, मगर जब भी वो कुछ बड़ा हो जाता है 2 साल के बाद उसे ये समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट अगर मेरे सामने तो नहीं है मगर ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो डेवलप हो जाता है. और डिफर्ड इमिटेशन मीन्स क्या? डिफर्ड इमिटेशन मीन्स बच्चे बड़ों का इमिटेशन करते हैं मगर जब भी बड़े सामने नहीं होते तब भी उनके एब्सेंस में भी बच्चे उनके जैसा बोल सकते हैं, उनके जैसा बिहेव कर सकते हैं, तो उसे डिफर्ड इमिटेशन कहते हैं. इसका मतलब जब भी डिफर्ड इमिटेशन डेवलप होता है इसका मतलब बच्चे की मेमोरी डेवलप होती है, जो भी उसने सीखा है ऑब्जर्व किया है वो मेमोरी में स्टोर होता है. तो ये जो दो है, ऑब्जेक्ट परमानेंस और डिफर्ड इमिटेशन, these two are the milestones in the Piaget's theory. So third is the correct answer. 30th question. Children are born unruly. Children are not born unruly. So this is wrong answer. Wrong option. Come into this world with genetic codes. Children doesn't come with genetic codes. So this is also correct answer. Incorrect answer. Incorrect option. Are greatly influenced by social culture context they grow. This is the correct answer. Third one. थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि बच्चे जब भी जन्म लेते हैं और समाज में रहते हैं तो सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का बच्चों पर प्रभाव होता है और इस प्रभाव में वो पलते हैं, बढ़ते हैं और उस पर असर होता है, उसकी विचार प्रक्रिया उस तरह से बनती है. इसलिए दिस इज द करेक्ट आंसर. थर्ड इज द करेक्ट आंसर. इस तरह आज हमने क्वेश्चन पेपर 24 की जो सीटीटी क्वेश्चन पेपर है सेट एच, इस सेट एच से सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के जो 1 to 30 क्वेश्चन है उन क्वेश्चन का स्टडी किया है. सीडीपी पे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं. सिर्फ आपको क्या करना है, चाइल्ड डेवलपमेंट और कुछ जीन पियाजे, वाइगोट्स्की, हवर्ड गार्डनर, इनके जो कुछ इंपॉर्टेंट थेरीज है, ये थेरीज अगर आपने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर किए और हर एक क्वेश्चन पेपर में जो भी 30 क्वेश्चंस है इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की तो आपके सीडीपी के 30 क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे. क्योंकि सीडीपी में हर साल जो भी 30 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से 15 क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हैं. अगर आप PYQs के 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके वो 50 क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे. कल अगर वीडियो में हम 2024 का जो पेपर 1 है उस पेपर 1 का सेट आई स्टडी करेंगे. तब तक के लिए आप आज की क्वेश्चन पेपर अच्छी तरह से स्टडी कीजिए और आपके सीडीपी के क्वेश्चंस की तैयारी कीजिए.
कल हम दूसरी क्वेश्चन पेपर में 24 के क्वेश्चन पेपर का सेट आई जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। अगर आपको ये जो आज का क्वेश्चन PYQs क्वेश्चंस है, अगर आपको यूजफुल लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।